नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका जैन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ बच्चों टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। बहुत दिनों बाद हम मिले हैं, तो सबसे पहले मेरे सभी भाई बहनों को सलाम, उनके माता पिता को प्रणाम। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? इवान पावलोव के बारे में। कौन थे इवान पावलोव, क्या एक्सपेरिमेंट क्या था, क्या क्या चीज़ें आती हैं जो बहुत ही पेचीदा होती हैं। कम से कम 2 नंबर यहाँ से पक्के होते हैं जी, 2 नंबर। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर आपकी झोली के अंदर है, ये ध्यान रखिए। तो आइए इवान पावलोव को सबसे पहले निपटाएंगे, इनसे कैसे प्रश्न आते हैं वह भी देखेंगे, ठीक है जी। तो इवान पावलोव कौन थे? सबसे पहले इवान पावलोव एक व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी समझते हो ना, जो ये कहते हैं कि बच्चा व्यवहार कर कर ही सीखता है, कुछ भी करेगा व्यवहार करके सीखेगा। अगर मैं कहूँ कि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, सोचने से कुछ ना होगा जब तक व्यवहार नहीं करोगे। आप सोच रहे हैं कि मैं कल से पढ़ूंगी, परसों से पढ़ूंगी, जब से भी पढ़ूंगी, मैं जो है वह क्लासेस लूंगी, जो भी है, तो जब तक आप व्यवहार नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीखते हैं। तो ये कौन थे? एक व्यवहारवादी थे। इनके सिद्धांत का नाम क्या था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। याद रखो, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दोबारा बोलो, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो आप क्या कहेंगे? इवान पावलोव के द्वारा। इनके सिद्धांत को हम एसआर का नियम, एसआर का संबंध, एसआर का सिद्धांत भी कहते हैं। एसआर क्या होता है वह मैं अभी बताऊंगी, लेकिन बेसिक फैक्ट्स जो है वह याद रखेंगे। इनकी जन्म तिथि कभी कभी यूपी टेट में पूछ ली जाती है। यह आयोग ना ज्यादातर फैक्ट्स के ऊपर फोकस करता है। तो 14 सितंबर 1849 में इनका जन्म होता है। जन्म स्थान क्या था ये ध्यान रखिएगा, जन्म स्थान भी पूछ लिया जाता है। तो जन्म स्थान था रशिया, रूस के मनोवैज्ञानिक थे, ध्यान रखिएगा। 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज, पीस प्राइज से जो है, नोबेल प्राइज से जो है वह नवाजा गया। और ये मैंने नहीं लिखा है तो इसको याद कर लीजिएगा, एक पॉइंट जो है यहाँ से प्रश्न आ जाता है। किसके ऊपर प्रयोग किया? तो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। फिर इनका प्रयोग क्या था, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि इवान पावलोव ने सीखने का सिद्धांत दिया, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इन्होंने कहा कि सीखना तभी होता है जब एसआर होता है। एसआर, एसआर क्या होता है? एस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है उद्दीपक का। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक भी नहीं पता होता है बहुत सारे बच्चों को जी। तो उद्दीपक वह होता है जिसकी वजह से प्रतिक्रिया विकसित की जाती है या रिस्पॉन्स निकाला जाता है। कुछ भी उद्दीपक हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो मैं कौन हूँ? उद्दीपक हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, आप लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। एक माँ अपनी बच्ची को जो है वह बोलती है लाली इधर आ, है ना। तो लाली यानी कि माँ जो है, जिसने ये लाली पुकारा, इसका मतलब माँ एक स्टिमुलस है। और लाली फटाफट से भागकर जो है वह आएगी, यानी कि फटाफट से प्रतिक्रिया करेगी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? तो उसने क्या किया? गुड़िया ने प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया कब दी? जब उद्दीपक होता है। तो ये ध्यान रखिए, इतना तो समझ चुके होंगे कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया दोनों आपस में क्या होती है? संबंधित होती है। इसी वजह से इनके सिद्धांत को हम संबंधवाद का नियम भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है जी। यहाँ से प्रश्न आते भी हैं। और इसी वजह से, उद्दीपक की वजह से ही हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर एक टीचर जो है वह बच्चों को पढ़ा रही है, तो उद्दीपक कौन हुआ? बताओ, उद्दीपक हुआ टीचर। और बच्चे क्योंकि पढ़ रहे हैं, टीचर जो लिखवा रही है वह लिख रहे हैं, तो उद्दीपक कौन हुए? उद्दीपक हुए हमारे, प्रतिक्रिया किसने करी? बच्चों ने करी, यानी कि रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? बच्चे कर रहे हैं। प्रतिक्रिया कौन दे रहा है जी? बालक कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारी रियल लाइफ में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर बहुत शोर हो रहा होता है, बहुत शोर, अत्यधिक शोर, तेज आवाज। तो वो जो तेज आवाज है, उस तेज आवाज क्या है? वह उद्दीपक का काम कर रही है, और जिसकी वजह से या तो आप चौकन्ने भौकन्ने होगे, या फिर आप क्या करोगे? किसी का सर फोड़ दोगे, मजाक कर रही हो, या फिर क्या करोगे? आपका सर चकरा जाएगा। यानी कि प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया कब हुई? जब उद्दीपक हुआ। अगर ये नहीं होता तो ये होता क्या? नहीं होता। तो वही पावलोव कह रहे हैं कि स्टिमुलस की वजह से क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। यही वह कहना चाह रहे हैं कि इसका दिमाग तब तक इस बच्ची का नहीं घूमता जब तक ये ऐसी आवाज नहीं आती, ठीक है जी। तो उद्दीपक की वजह से क्या होता है? प्रतिक्रिया। उद्दीपक की वजह से क्या होता है? प्रतिक्रिया होती है।
याद रखना है, इसे इंपॉर्टेंट है। फिर एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ठंड है, बहुत शीत लहर चल रही है, शीत हवा चल रही है, तो बॉडी क्या हो रही है, कपकपा रही है। तो ये जो कपकपाना है वह तभी होगा जब उद्दीपक होगा, तो उद्दीपक की वजह से क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नाम पुकारना, अगर मैं किसी का नाम पुकारूं, तुम्हारा नाम पुकारूं, तो मुड़ कर कहीं जा रहे होगे, मैडम ने पुकारा है शायद, है ना, मैडम की आवाज है, तुम फटाफट से आ जाओगे। तो ये क्या है, आप प्रतिक्रिया तब करेंगे जब मैं आपके लिए स्टिमुलस बनूंगी, जब मैं आपका नाम पुकारूंगी जी। ठीक है जी। तो इन्होंने यह कहना चाहा कि स्टिमुलस की वजह से क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। तो इस वजह से इसे एसआर का संबंध भी कहते हैं। थॉर्नडाइक पहला नाम होगा, पावलोव जो है वह दूसरा नाम होगा एसआर के नियम में, याद रखेंगे। अब आते हैं कि इनके अन्य नाम क्या थे, क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न आ जाता है। मैंने अक्सर देखा है अलग अलग एग्जाम में यहां से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि बताओ, यदि आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यह कौन सा सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया, इवान पावलोव के द्वारा। बताओ प्रतिवादी सिद्धांत किसने दिया, यही नाम है। हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, अंग्रेजी में इसे हम कंडीशनिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिवादी अनुबंधन यानी कि रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग क्या मतलब है, किसके द्वारा दिया गया, इवान पावलोव के द्वारा। शास्त्रीय अनुबंधन इवान पावलोव। संबंध अधिगम जो नियम है किसके द्वारा दिया गया, इवान पावलोव के द्वारा दिया गया है। उद्दीपक प्रतिक्रिया अधिगम, अनुबंधित अधिगम, ये सब जो है इवान पावलोव के द्वारा दिए गए हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है कि बताओ संबंध अधिगम जो नियम है वह किसके द्वारा दिया गया है, तो इवान पावलोव के द्वारा दिया गया है जी। ये क्या कहते हैं, इस नियम से कहते हैं कि जहां स्टिमुलस होगा वहां रिस्पॉन्स होगा, उनके बीच में एक अटूट रिश्ता होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो दो चीजों के बीच में क्या होता है, अटूट रिश्ता होता है, इसलिए से हम संबंध अधिगम का नियम भी कहते हैं। आओ इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इवान पावलोव इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया, तो आप कहेंगे कुत्ते के ऊपर, मैं कहूंगी नहीं कुत्ते के ऊपर प्रयोग नहीं किया था, मैं कहूंगी लार ग्रंथि के ऊपर। तो आप कहेंगे नहीं मैडम, सिर्फ लार ग्रंथि के ऊपर प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने कुत्ते की पाचन शैली के ऊपर भी प्रयोग किया था। तो यहां से समझ में आया, यदि आपसे पूछा जाए कि इवान पावलोव ने कुत्ते के ऊपर भी प्रयोग किया, उसकी लार ग्रंथि के ऊपर भी, या पाचन शैली के ऊपर भी, तीन नाम है, ये ध्यान रखिएगा। तो इवान पावलोव इस कुत्ते के ऊपर प्रयोग कर रहे थे, लेकिन आखिर चाहते क्या थे, क्या क्यों, मतलब कोई दिमाग जो है ये क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो वह करेंगे नहीं, कोई ना कोई तो उद्देश्य जरूर होगा। तो आप कहेंगे जी हाँ मैम, एक उद्देश्य था। वह उद्देश्य क्या था, वह उद्देश्य समझने का प्रयास करें। यह चाहते थे कि जो घंटी है, घंटी है ना, घंटी होती है जो हम मंदिरों में भी बजाते हैं, स्कूल की घंटी होती है, लंच बजने की जो है वह घंटी होती है, तो घंटियां तो बहुत होती है। तो घंटी से क्या निकले, घंटी से लार निकले। घंटी से क्या लार निकाली जा सकती है, क्या ये प्राकृतिक है, तो हम कहेंगे नहीं, ये प्राकृतिक तो नहीं है, लेकिन इवान पावलोव ने कर दिखाया भाई, यानी कि कुत्ते के अंदर से घंटी बजाकर मात्र लार को निकलवाया। और इसी को क्या कहा इन्होंने, इसी को कहा इन्होंने आर्टिफिशियल लर्निंग, कि हम बच्चों के अंदर भी इसी प्रकार से आर्टिफिशियल लर्निंग करवा सकते हैं भाई, किसी भी चीज को करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं पेड़ के बारे में बता रही हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं पेड़ उठा के लेके आऊं या चित्र बनाऊं, सिर्फ मात्र बच्चों को क्या करवाऊं, कल्पना करके भी मैं सिखा सकती हूँ, आर्टिफिशियल तरीके से भी मैं सिखा सकती हूँ। कल्पनाओं के आधार पर यदि हम बच्चों को सिखा रहे हैं, है ना, जैसे इस कुत्ते को कल्पना करवाई गई कि खाना मिलेगा, घंटी दिखाई गई, ये खाना मिलेगा बाद में तुम्हें, तो यहाँ पर उस कुत्ते ने लार निकालना सीख लिया था। इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल लर्निंग कहते हैं, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम कंडीशनिंग कहते हैं, याद रखेंगे। तो आइए इनके प्रयोग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो कुत्ता है इसको बांधा गया, जंजीरों में रस्सियों से जो है बांध दिया गया। अब इस कुत्ते के मुंह से लार ग्रंथि जो है, या लार ग्रंथि से जो है एक नली निकाली गई, एक रिकॉर्ड मीटर यहाँ पर रखा गया, कुछ दूरी पर जो है वह बेल रखी गई थी, और साथ में खाना जो है ये इवान पावलोव के द्वारा दिया जाता। अब यहाँ पर क्या करने की मंशा थी बताओ, यहाँ पर कुत्ता जो है खाने को देखकर क्या निकाला, खाने को देखकर जो है वह लार निकाला। इवान पावलोव चाहता था कि धीरे धीरे जो घंटी है, मकसद यही था कि घंटी से भी क्या निकले, लार निकले। अब यहाँ पर वह चाहता था, इस प्रयोग का उद्देश्य यही था कि मात्र बिना खाने के सिर्फ घंटी से क्या निकले, लार निकले। तो इसको करने के लिए इसने बार बार क्या किया, अभ्यास किया। तो इसका उद्देश्य कुछ यही था।
पावलोव क्या चाहता था? पावलोव ये जानना चाहता था कि क्या किसी नए उद्दीपक जैसे घंटी को भोजन के साथ यदि जोड़कर क्या वही प्रतिक्रिया निकाली जा सकती है? क्या वह घंटी से सिर्फ मात्र लार निकाल सकता है? उत्तर होगा यस, करा उसने, ये कर दिखाया उसने। नहीं तो ये सामान्य नहीं है, ये अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक मतलब ये अननेचुरल है, ये सामान्य आपको नहीं देखने को मिलेगा ना। तो यहाँ पर कुछ पावलोव के कुछ की टर्म्स है इस प्रयोग में जो इन्होंने अपनाए थे, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। जैसे मान लीजिए, तो सबसे पहले आता है यूसीएस। यूसीएस हम समझते हैं, यूसीएस समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी उद्दीपक जिसकी वजह से प्राकृतिक प्रतिक्रिया निकले, उसे हम यूसीएस कहते हैं। ऐसे मान लीजिए तुम जा रहे हो, तुम्हारे आंखों में क्या हो गया, आंखों में एकदम से धूल आ गई और तुम्हारे आँख जो है उसमें तुमने एकदम से आंखों को बंद कर लिया और मसला। तो जो धूल थी ना बाबू, वो जो धूल थी, वह धूल एक यूसीएस का काम करेगी। तो यूसीएस क्या होता है? जिसकी वजह से क्या निकले, जिसको सीखा नहीं जाता, ऐसा उद्दीपक जिससे प्रतिक्रिया सीखी नहीं जाती है। ठीक है ना, स्वाभाविक होती है भाई, अंदर से निकलती है। हमारे शरीर को कुछ इस तरीके से ऊपर वाले ने बनाया है। तो ऐसे ही खाना है, मान लीजिए भूख लग रही है, खाना है, तो रुकोगे क्या? मेरे कहने से रुकोगे नहीं। तो ऐसे ही खाने को देखकर क्या आती है? लार निकलती है। दोबारा से सुनो, खाने को देखकर क्या आती है? लार निकलती है। तो ये जो खाना है ये प्राकृतिक उद्दीपक है और इसी प्राकृतिक उद्दीपक को हम यूसीएस कहते हैं, अनकंडीशन, यानी कि बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या निकलती है? लार निकलती है। अब पावलोव का उद्देश्य ये था, देखो कि क्या सिर्फ हम घंटी से मात्र लार निकाल सकते हैं। तो इसने क्या किया, इसने जो है वह खाना नहीं दिया, सिर्फ जो है वह घंटी दिखाई। अब घंटी जो है, ये घंटी जब इसकी वजह से घंटी बजाई, घंटी दिखाई, जब इसकी वजह से कुत्ते के मुंह में से कोई भी लार नहीं निकली, तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं। न्यूट्रल का मतलब सामान्य, भाई कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा घंटी दिखाने से कुछ भी नहीं हो रहा है, कुत्ता किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। तो वही हुआ, कुत्ते ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करी है, कोई सलाइवा नहीं निकाला, तो उसको हम कहते हैं तटस्थ उद्दीपक या फिर न्यूट्रल स्टिमुलस है। यानी कि बिना खाने के आप अगर पहली बार में उसे घंटी दिखाओगे, ये खा ले, तो क्या वह प्रतिक्रिया करेगा? क्या करेगा? वह नहीं करेगा। लेकिन अब क्या हुआ, इवान पावलोव समझ चुका था कि सिर्फ घंटी से कुछ नहीं होगा, मुझे यदि आदत का निर्माण करना है तो मुझे घंटी के साथ खाना साथ में देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया? घंटी खाना, बार बार घंटी के साथ खाना। कभी घंटी को वो पहले बजाते, कभी घंटी को खाने देने के बाद बजाते। तो बार बार जब ऐसा किया गया, अब कुत्ते ने सिर्फ मात्र घंटी से प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया था। यानी कि सिर्फ घंटी से जब आदत का निर्माण हो जाता है, मात्र घंटी से ही अब खाना नहीं आता, तो देखा गया कि जो पहली बार रिस्पॉन्स हमने देखा था ना, जो लार आई थी, उतनी मात्रा में लार आई उस रिकॉर्ड मीटर के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है? जब घंटी से आदत का निर्माण हो गया, आदत क्या, यही तो वह चाहता था पावलोव कि घंटी से क्या आ जाए, है ना, मैंने कहा था यही तो चाहता था कि घंटी से, अगर पिछले देखेंगे, घंटी से क्या आ जाए जी? घंटी से लार आ जाए। क्या कहोगे? घंटी से लार निकलवाना चाहता था, आर्टिफिशियल लर्निंग करवाना चाहता था, और यही उसने किया भी। इस पूरे प्रयोग का मकसद ही यही था कि आर्टिफिशियल लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है, यह मकसद था, और हुई भी। जो फौजी लोग होते हैं वह इसी तरीके से ट्रेन कुत्ते उनके होते हैं, वो सिर्फ घंटी बजाकर डिटेक्ट करवाते हैं। तो ये क्या है? प्रशिक्षण देकर होता है, बार बार अभ्यास कर आदत का विकास किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसी के आधार पर एक और टर्म जो है वह निकली, एक और एग्जाम्पल जो है वह समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए ये बच्चा है, इसको जो है, इसको मिर्ची खाने से क्या लगता है? इसको मिर्ची खाने से डर लगता है। क्या लगता है जी? मिर्ची खाने से डर लगता है, पहली बार खा ली होगी। अब क्या हुआ? उसकी माँ ने मिर्ची नहीं डाली, उसकी माँ ने पत्ता गोभी और जो भी हरी सब्जियां थी भाई वह डाली। लेकिन अब क्या हुआ कि वह ये सारी चीजें जो पहले खा लेता था, अब वह ये भी नहीं खा रहा। इसका मतलब क्या है कि इसकी आपने क्या कर दी? कंडीशनिंग कर दी, जाने अनजाने में। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। ये उदाहरण ये समझाने के लिए था कि कंडीशनिंग रियल लाइफ में भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी बिना अभ्यास की भी हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर है बात। इसी से एक टर्म आती है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जिसे हम उद्दीपक सामान्यकरण कहते हैं। अब तुम कहोगे मैडम उद्दीपक सामान्यकरण क्यों समझूं मैं कहूंगी देखो ये आयोग के द्वारा पूछा गया था।
इसलिए समझना पड़ेगा। और यही उदाहरण आया था जो मैं उदाहरण तुम्हारे सामने लेके आई हूं। इधर देखिएगा, तो ये तीनों चीजें अगर आप देखेंगे इसमें कुछ समानता दिख रही है। समानता क्या है बताओ भाई? काली गाय है, काला कोट है, काली छतरी है, जो भी है। इसमें काला रंग क्या है? काला, काली एक्टिवा नहीं है। काला रंग जो है वह क्या है? सामान्य है। तो ये जो समानता है, ये बाबू जो समानता है इसे हम कहते हैं सामान्यकरण। यानी कि उद्दीपकों में, ये सारे उद्दीपक ही तो है, उद्दीपकों में क्या हो रही है? समानता दिखाई दे रही है भाई। तो बच्चे को मान लीजिए कि इस स्टिमुलस से क्या लगता है? डर लगता है। तो सिमिलर उद्दीपकों से, सिमिलर स्टिमुलस से जब बच्चे को डर लगता है, यानी कि मिलते जुलते उद्दीपक से जब बच्चा एक ही प्रतिक्रिया कर रहा है, मान लीजिए कि इन सब से बच्चा डर रहा है, तो डर क्या है? एक प्रतिक्रिया है, और उद्दीपक क्या है? बहुत सारे हो गए ना। इसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपक सामान्यकरण। दोबारा बोलो, उद्दीपक सामान्यकरण का मैडम अर्थात मतलब ये कहा आपने कि बहुत सारे सेम जो है वह उद्दीपक होते हैं, तो क्या बच्चा एक ही प्रतिक्रिया करता है? एक प्रतिक्रिया होगी और बहुत सारे उद्दीपक होंगे, तो मैं कहूंगी हाँ सही समझे तुम लोग, यही बात है। क्लियर है बात? इसी से मिलती जुलती एक टर्म ये आती है जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन या प्रतिक्रिया सामान्यकरण। अब तुम कहोगे मैडम ये क्या बला है? मैं कहूंगी जब उद्दीपक एक हो बाबू, लेकिन प्रतिक्रिया क्या हो? इसी से मिलती जुलती बहुत सारी प्रतिक्रिया हो। यानी कि मान लीजिए आपके साथ भी तो होता है ये, एग्जाम का प्रेशर, माहौल, ये सब, इस सब से क्या होता है? इस सब से आप मिलती जुलती प्रतिक्रियाएं करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सेज बहुत सारे अलग अलग हैं। डर, पसीना, चिंता, ये सब आ रहा है। इसका मतलब क्या है? बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। उल्टा कर दो, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं लेकिन कुछ समानता इन प्रतिक्रियाओं में दिख रही है। लेकिन यहाँ पर उद्दीपक क्या हो गया? एक हो गया। पीछे वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि उद्दीपक क्या है? उद्दीपक बहुत सारे हैं और प्रतिक्रिया एक है, उसे हम स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस वाले उदाहरण में आप देख रहे हैं कि जो प्रतिक्रियाएं हैं वह क्या है? बहुत सारी है, लेकिन उद्दीपक क्या है? एक है। तो जब उद्दीपक एक हो और प्रतिक्रियाएं बहुत सारी हो, उसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया सामान्यकरण, है ना। प्रतिक्रियाओं में भी कुछ समानता दिखाई दे रही है, नकारात्मकता है, ये आप कह सकते हैं। तो यहां से आप सीख क्या रहे हैं? इस पूरे सिद्धांत से आप सीखे क्या बताओ? इस पूरे सिद्धांत से हमने क्या सीखा कि हम किसी भी प्रकार का आदत का निर्माण करवा सकते हैं। टीचर चाहे तो एक सकारात्मक माहौल करके, प्रशिक्षित करके, यानी कि ट्रेनिंग कर कर बच्चों को कुछ भी सिखा सकती है भाई। तो यह सीखा इन्होंने, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकेंगे, यानी कि वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, उद्दीपक का निर्माण कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रतिक्रिया हो। चित्र, चार्ट, मॉडल, ये सारे क्या है? उद्दीपक है जिसकी वजह से बच्चा पहले प्रतिक्रिया करेगा। तो ऐसे उद्दीपकों का हम निर्माण करवा सकते हैं, ये सीखा आपने, है ना। फिर इसके बाद क्या सीखा और बताओ? कि इसी सिद्धांत से हम ये सीख रहे हैं कि जिस तरीके से कुत्ते के अंदर हमने क्या किया? आदत का निर्माण कर दिया। क्या आदत थी बताओ? कुत्ते को सिर्फ घंटी दिखाते, कुत्ता जो है लार निकालता, तो ये आदत है। तो ऐसे ही बच्चों के अंदर स्कूल की जो घंटी है, जब बच्चा स्कूल की घंटी देखता है ना, ओ चलो चलो पीरियड हो गया है, लेक्चर शुरू हो गया है, भागो भागो मैडम आने वाली है, या किस तरीके से लंच के समय में भागो, छुट्टी हो गई है, या जो भी है, खाना निकल आएगा, जो भी होगा, है ना। तो ये क्या है? ये कंडीशनिंग होती है। रियल लाइफ में भी हमारी कंडीशनिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या? हम किसी भी प्रकार की आदत का निर्माण करवा सकते हैं और हटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत से हमें ये मालूम होता है। ये सिद्धांत एसोसिएशन पर बल देता है। अब तुम कहोगे मैडम एसोसिएशन क्या है? अरे एक मियाँ बीवी में एसोसिएशन होता है, दो भाई बहनों में एसोसिएशन होता है, माता पिता में एसोसिएशन होता है, अर्थात किसी भी दो घटनाएं, दो वस्तु, दो व्यक्ति में क्या होगा? संबंध होता है। डॉक्टर के साथ नर्स आती है, पृथ्वी है, आसमान है, हमेशा हम यही लेते हैं ना साथ में। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी दो, है ना, दांत है और क्या है? दांत के साथ ब्रश आता ही आता है। तो कोई भी दो चीजों के बीच में क्या होता है? जब रिश्ता होता है, संबंध होता है, उसे हम कहते हैं संबंध का नियम। तो संबंधवाद का नियम कभी क्वेश्चन में आ जाए तो इवान पावलोव लगा दीजिएगा, छट से लगा दीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद बुरी आदतों को भी हम खत्म कर सकते हैं, जैसे कि इवान पावलोव चाहता था कि अब ये जो कुत्ता है घंटी से प्रतिक्रिया ना करे भाई, हम नहीं चाहते कि ये लार निकाले घंटी को देखकर। तो इसने क्या किया कि घंटी दिखाई, खाना बंद कर दिया, और 10वें दिन इसने खाना बंद कर दिया, तो 11वें दिन अब लार नहीं निकली। यानी कि किसी प्रकार के आदत का निर्माण भी कर सकते हैं और खत्म भी करवा सकते हैं। इस सिद्धांत से हमें ये मालूम हुआ। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि एक छात्र परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही पसीना आने लगता है, तो ये देखो सामान्य नहीं है,
ये हमने लोगों के तनाव की वजह से, लोगों के प्रेशर की वजह से ऐसे हमारी कंडीशनिंग हो जाती है कि अच्छा खासा इंसान भी जब वो एग्जाम सेंटर में जाता है ना, उसके पसीने छूट जाते हैं, हो सकता है मेरे भी छूट जाए। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशनिंग बाहर वालों ने करवा दी है। इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। और जहां पर भी आर्टिफिशियल आ जाए वहां पर क्या आएगा, आपका क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाएगा, याद रखेंगे। एक और प्रश्न देखेंगे, एक बच्चा कुत्ते के काटने के बाद अब बिल्ली, गाय या जानवर इन सबसे डरने लगा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक जानवर से डरा तो उसी के जैसे अन्य जो विशेषताएं हैं, चार टांग होती है भाई, है ना, पूंछ वगैरह होती है, तो सामान्यता कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है ना। तो उद्दीपकों में क्या दिखाई दे रही है, सामान्यता दिखाई दे रही। इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे बाबू, स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है कि एक छात्र को शिक्षक की प्रशंसा मिलने पर वह कभी मुस्कुराता है। एक बार टीचर ने कहा, वाह वाह मेरे लाल, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एक उद्दीपक था, लेकिन बच्चा कभी मुस्कुराए, बच्चा कभी जो है स्माइल पास करे, कभी टीचर की तरफ देखे, ठीक है, कभी जो है अधिक मेहनत करे, कभी और एनर्जी आ जाए। इसका मतलब बहुत सारी क्या कर रहा है, सिमिलर प्रतिक्रियाएं कर रहा है। उद्दीपक एक था। तो जब उद्दीपक एक हो लेकिन बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हो और उन सभी प्रतिक्रियाओं में समानता हो, इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन, याद रखेंगे। एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, अब वह अन्य जानवरों को देखकर भी डर जाता है, हाय राम, कहीं ये मुझे ना काट जाए। तो ये क्या है बताओ, मैं क्यों बताऊं, आप बताओगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। ये क्या है बताओ। तो इसका आंसर जो है वह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत बता लिया, अब सुनने की बारी है, अब देखने की बारी है, आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर वादा करके जा रही हूँ, फिर इसे निभाऊंगी जरूर सनम, है ना। यूपी टेट की दूसरी सीरीज, मतलब यूपी टेट की सीरीज में अगला पार्ट जो है वह क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में यह भी चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे मैंने सोच रखा है, फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूंगी, और कैसा लगा ये सेशन आप यह भी बता सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन में आपको पावलोव के सिद्धांत के बारे में अच्छी खासी जानकारी जो है वह मिल चुकी होगी। इसके बाद हम कुछ नया करने वाले हैं, तैयार रहिए, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पार्ट के लिए रेडी रहेंगे सभी लोग। और बस मैं इतना कहूंगी, कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला सेशन किसका होना चाहिए, या इस प्रश्न का उत्तर जो है यह भी जरूर बताना है। ये ऑर्डर है तुम्हारी मैडम का, ताकि तुम्हारी आदतों का विकास कर सकूं मैं धीरे धीरे। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम जी।